हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज से संसद के बजट सत्र की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। कुछ ही देर में सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद सदन में आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज से बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की होगी शुरुआत। आज से संसद के बजट सत्र की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। अब से कुछ ही देर में सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। और आज कुछ ही देर में अभी राष्ट्रपति मुर्मू सदन को करेंगी संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। केंद्र सरकार पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होनी है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अभिभाषण देंगी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए रागिनी, बिल्कुल बता दें, आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट है वो पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये जो सत्र है इसकी शुरुआत होगी और तमाम चीजों को लेकर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और 1 फरवरी की अगर बात करें तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है वो बजट पूरी तरह से पेश करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर देखिए जो तैयारियां है वो हो गई हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण का सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है वो अब भाषण के बाद उनके जो बजट का जो एक प्रक्रिया होती है उसकी पूरी शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री है वो इस बजट को पेश करेंगे। जी रागिनी, बिल्कुल तलहा, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 27 दिन तक ये सत्र चलेगा। तो बजट जब कल पेश होगा तो जो जनता है उसकी किस ओर निगाहें हैं? देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता की निगाहें हैं। चाहे वो देखिए घरेलू महिलाओं की बात करें तो उनको भी काफी दिक्कतें हैं, जैसे गैस सिलेंडर के दाम महंगे हैं और तमाम चीजें ऐसी महंगे हैं। तो जनता को देखिए एक तरह से भरोसा है पूरा कि कहीं ना कहीं जो इस बार का बजट होगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक होगा और एक अच्छा बजट है वो कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। अब से कुछ ही देर में सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति और सदन में आज जो केंद्र सरकार है आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। साथ ही आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ आगमन। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 3 बजे विमान से राजधानी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे। आज दोपहर 3 बजे राजधानी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री और ब्रजेश पाठक की बेटी के शादी समारोह में होंगे सम्मिलित। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ आगमन। लगभग दोपहर 3 बजे विमान से राजधानी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में आज शामिल होने लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर। आज सीएम योगी शिलाओं का पूजन करेंगे। गोरखपुर में आज शालिग्राम की शिलाओं का होगा पूजन। पूजन के बाद विधि विधान से अयोध्या के लिए करेंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से। सीएम योगी का 2 दिन का गोरखपुर दौरा। आज सीएम योगी शिलाओं का करेंगे पूजन। गोरखपुर में आज शालिग्राम की शिलाओं का पूजन के बाद विधि विधान से अयोध्या के लिए शालिग्राम की शिलाएं रवाना करेंगे। शिलाओं से बनेगी भगवान राम, मां सीता की मूर्ति। साथ ही गोरखपुर में आयुर्वेद यूनानी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा इस यूनानी में शामिल होगी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, गोरखपुर का 2 दिन का दौरा है सीएम योगी का, जहां आज वो जो नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं आ रही है उनका पूजन करेंगे। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए रागनी, बिल्कुल आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का गोरखपुर का दौरा है और इस मौके पर अगर उनकी बात करें तो आयुर्वेदिक यूनानी का वो शुभारंभ करेंगे। साथ साथ होम्योपैथी ओपीडी है उसकी भी सुविधा आज से लागू होगी। और अहम बात ये बता दें, जो नेपाल के काली गड़की नदी से 6 करोड़ की जो पुरानी शालिग्राम पत्थर प्राप्त हुई थी वो आज अयोध्या पहुंचेगी और उसकी पूजा होने के बाद उसको राम मंदिर भेजा जाएगा। और उस जो पत्थर है उससे कहीं ना कहीं भगवान श्री राम और जो मां सीता है उनकी मूर्ति बनेगी। तो देखिए जो पत्थर है वो लगभग आज गोरखपुर पहुंच जाएगा और गोरखपुर पहुंचने के बाद वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका पूजन करेंगे और उसके बाद उसको अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। जी रागनी। बिल्कुल तलहा, आज शालिग्राम जो नेपाल से लाया जा रहा है उसका गोरखपुर में सीएम योगी भव्य स्वागत करेंगे। वहीं बात करें देवशिला की तो इस पत्थर से भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेपाल की काली गंडकी नदी से ये प्राप्त हुआ था 6 करोड़ वर्ष पुरानी जो शालिग्राम पत्थर है वो आज देखिए अयोध्या गोरखपुर पहुंचेगा और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसका पूजन करेंगे और उसके बाद अयोध्या के लिए उसको रवाना करेंगे। और आपको बता दें कि आज 31 जनवरी है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे और मंदिर में ही देवपीला जो रथ का रात्रि विश्राम है वो करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी को सुबह मुख्यमंत्री विधि विधान के साथ इस रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का 2 दिन का गोरखपुर दौरा है और आज सीएम योगी नेपाल से आई शिलाओं का पूजन करेंगे। गोरखपुर में शालिग्राम की शिलाओं का भव्य स्वागत करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में आज शालिग्राम की शिलाओं का पूजन करने के बाद विधि विधान से अयोध्या के लिए रवाना करेंगे शिलाओं को। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बड़ी खबर। आज सपा प्रदेश कार्यकारिणी का हो सकता है ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सपा प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छूटे नामों को मिल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी में जगह। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बीते रविवार को ऐलान हुआ था, जिसमें 64 चेहरों का नाम शामिल था। वहीं आज 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का आज ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि बीते रविवार को सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया था, जिसमें पहले 62 चेहरों के नाम शामिल थे। वहीं उसमें अगली सुबह 2 लोगों के और नाम बढ़ाए गए और अब 64 लोग उस कार्यकारिणी में हैं। वहीं आज ये माना जा रहा है कि सपा प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान कर सकती है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर चुकी है सपा और आज प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान कर सकती है। कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं प्रदेश कार्यकारिणी में?
देखिए रागनी, बिल्कुल आज एक बड़ी बैठक हो सकती है और बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के जो ऐलान है वो हो सकता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो देखिए इससे पहले लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 64 जो बड़े चेहरे हैं उनको जगह दी गई थी। आज जो ऐलान होगा उसमें उन तमाम लोगों को देखा जाएगा जो निचले स्तर पर जो जनता के बीच हर वक्त पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं तमाम उन नामों पर भी चर्चा होगी जो पिछली लिस्ट में छूट गई है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें शिवपाल यादव के कई ऐसे समर्थक हैं जिनका इस लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है। तो देखिए एक बड़ी ही बैठक ये है। और साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को भी लेकर एक रणनीति बनाई जा सकती है। तो देखिए अहम बैठक ये मानी जा रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो जो नाराजगी है आज दूर हो सकती है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी होगी इसमें तमाम ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जिन लोगों का नाम छूट गया है। और साथ साथ देखिए तमाम ऐसे और भी जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको भी इसमें जगह दी जाएगी, क्योंकि जितना जिला स्तर पे सपा मजबूती इस वक्त करेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है उन लोग को दी जाएगी। और साथ साथ और एक 2024 का जिस तरह से लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका ये जो निचले स्तर के लोग हैं जो कार्यकर्ता है वो जरूर निभाएंगे। जी रागनी, बिल्कुल तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जो है बीते रविवार को हो चुकी है। वहीं देखा जाए कि सपा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अगर प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो क्या इसमें महिलाओं की इस बार संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि अन्य विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए सपा भी एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को इसमें ज्यादा स्थान देगी। साथ साथ देखिए महिलाओं की बात की जाए तो देखिए कई ऐसे चेहरे हैं। अगर हम बात करें जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो खुशी दुबे है जो हाल ही में जेल से छूटी है, जिनका बिकरू कांड में नाम था, वो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से खड़ा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सपा भी इन तमाम तैयारियों में जुटी हुई कि जिस जिले में जितने भी जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको आगे स्थान दिया जाए। साथ साथ देखिए एक बड़ा नाम बता दें, अगर लखनऊ में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पूजा शुक्ला उत्तरी क्षेत्र से लड़ी थी और वो हार गई थी, तो उनको भी एक जिम्मेदारी दे सकते हैं। और साथ साथ देखिए तमाम ऐसी महिला कार्यकर्ता है जो कि सपा से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी रागनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। जैसे कि सपा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है, वहीं आज कार्यकारिणी को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज सपा प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो नाम छूट गए हैं उनको प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बता दें आपको कि बीते रविवार को ऐलान कर दिया था सपा ने, 64 चेहरों का नाम इस कार्यकारिणी में शामिल किया था। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मऊ से बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी पर 2 करोड़ की संपत्ति पर होगी कुर्की। रफीक और टाइगर की संपत्ति को कुर्क करने के डीएम ने दिया आदेश। गैंगस्टर के तहत रफीक और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई है। अपराध जगत से ये जो संपत्ति है 2 करोड़ की वो अर्जित की गई थी, जिसको मऊ डीएम अरुण कुमार ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मऊ से बता रहे हैं जहां मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति को आज कुर्क किया जाएगा, जिसके आदेश डीएम अरुण ने दे दिए हैं। रफीक और टाइगर की संपत्ति को कुर्क करने के लिए यह आदेश दिए गए हैं। गैंगस्टर के तहत रफीक और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति आज कुर्क हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सपा एमएलए ने किया ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट। रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी बताई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आज सपा एमएलए आरके वर्मा का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस पर ट्वीट किया है और कहा है कि रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी हैं। चौपाइयों से पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान, इन चौपाइयों को आरके वर्मा ने हटाने की मांग की है। साथ ही आरके वर्मा ने तुलसीदास को भी छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि आज
सपा एमएलए आरके वर्मा ने ट्वीट कर रामचरितमानस पर अनेकों चौपाइयों का संविधान विरोधी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट। रामचरित की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी बताई हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि चौपाइयों में पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान किया गया। और साथ ही उन्होंने मांग की है कि इन चौपाइयों को हटाने की मांग की है और साथ ही ये भी कहा है कि तुलसीदास को छात्रों के पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब सपा एमएलए आरके वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ट्वीट कर लिखा है कि तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे और इनको तुलसीदास को छात्रों के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। साथ ही ये चौपाइयां भी हटा देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल रागिनी, अगर आपको बता दें तो रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कई ऐसी बातें कही हैं, उसके बाद से लगातार रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है। और इस पूरे मामले में देखिए, कई लोगों ने रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो जलाई थी और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। और ऐसे में लगातार सपा पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था और उनका साफ तौर से कहना था, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे खुद अखिलेश यादव हो, उनका साफ तौर से कहना था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। पर अब सपा एमएलए आरके वर्मा ने रामचरितमानस पर ट्वीट किया है और उन्होंने जो रामचरितमानस की कई चौपाइयां हैं उनको संविधान विरोधी बताया है और साथ साथ पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान रामचरितमानस में बताया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरह के ट्वीट के बाद से लगातार जो विवाद है वो और बढ़ जाएगा। साथ साथ देखिए, जो सपा एमएलए आरके वर्मा है, उन्होंने तुलसीदास के जो छात्र तुलसीदास के जो पढ़ाई होती है, छात्र जो पढ़ते हैं पाठ्यक्रम, उसको हटाने की भी मांग करी है। तो देखिए, तमाम चीजों को लेकर लगातार अब विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो विवाद था वो रामचरितमानस तक सीमित था। अब कहीं ना कहीं उसमें तुलसीदास को भी की जो कहानियां हैं उसको भी लेकर एक ट्वीट कर दिया गया है। तो अब लगातार देखिए, इस तरह का जो विवाद है वो जरूर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं देखिए, लोगों को जरूर जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की जो ट्वीट है वो ना करें, क्योंकि देखिए खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन तमाम चीजों को मना कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था वो उनका खुद का निजी बयान था। पर अब एक एमएलए सपा का जो इस तरह के ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो विवाद है वो जरूर और बढ़ेगा। जी रानी, बिल्कुल तलहा, जहां एक और सपा जो है जिसका कहना है कि वो राम और श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर एमएलए आरके वर्मा हो, इन लोगों का रामचरितमानस पर सवाल उठाना क्या कुछ दर्शा रहा है? देखिए, लगातार जिस तरह से ये घटना हुई है और उसके बाद से ही चाहे अखिलेश यादव हो और तमाम जो सपा के बड़े लीडर्स हो वो बैकफुट पे है और इसको लेकर देखिए कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ। पर इस तरह के ट्वीट से लेकर देखिए कहीं ना कहीं जो माहौल है वो जरूर बिगड़ेगा। और ऐसे में अगर इस तरह का ट्वीट कोई एमएलए करता है या खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कई ऐसे ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने साधु संत को उल्टा सीधा कहा था। तो देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे अब जो विवाद है वो जरूर बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं अब सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनको खुद सामने आकर इन तमाम चीजों पर बयान देना चाहिए और खुद उनको मना करना चाहिए कि इस तरह के जो ट्वीट कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो ना दे। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर तो देखिए आगे जो चुनाव है उस पर बहुत असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें सपा जरूर बैकफुट पाएगी। क्योंकि देखिए, एक उसकी बात करें रामचरितमानस की, तो देखिए तमाम लोगों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा इस तरह का ट्वीट करता है, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो देखिए इस तरह के ट्वीट से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जो खामियाजा है वो जरूर सपा को भुगतना पड़ेगा। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं अब
सपा एमएलए आर.के. वर्मा ने भी रामचरितमानस को लेकर ट्वीट कर दिया है और वह भी उन्होंने कई चौपाइयों को रामचरितमानस से हटाने की मांग की है। साथ ही तुलसीदास को भी छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां यूपी में रोडवेज बस का सफर महंगा हो गया। यूपी में रोडवेज बस का सफर हुआ महंगा, 25 पैसे प्रति किलोमीटर तक सफर हुआ महंगा। अब हर एक हफ्ते में किराया बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बढ़े किराए पर मुहर लगा दी है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोडवेज बस का सफर अब महंगा हो गया है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये सफर अब महंगा हो जाएगा लोगों के लिए। अब हर हफ्ते किराए बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। वहीं राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बड़े किराए पर मुहर लगाते हुए ये बात कही है। नया किराया लागू होने के बाद 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। ऑटो और टेम्पो का किराया बढ़ाने की भी राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इजाजत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में रोडवेज बस का अब महंगा हो गया है सफर। 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह सफर महंगा हो गया है। वहीं इस राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस बढ़े हुए किराए पर मुहर लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां भोपाल में कमिश्नर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होगी कॉन्फ्रेंस। सीएम करेंगे विभिन्न विषयों की समीक्षा, विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। साथ ही मंत्रालय में कलेक्ट्रेट कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, योजनाओं के काम और मॉनिटरिंग की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये कॉन्फ्रेंस। आज भोपाल में कमिश्नर कलेक्ट्रेट्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सीएम कई विषयों की समीक्षा करेंगे, साथ ही विकास कार्यों और योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मंत्रालय में होगी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 साल की बच्ची को अगवा करने वाले इमरान को उम्र कैद। अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां 7 वर्ष बच्ची से अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोपी इमरान खान को उम्र कैद की सजा। इमरान खान को 26 दिन में न्यायालय ने सुनाई सजा। कोर्ट ने 1,50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। शातिर इमरान खान मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इमरान खान गांव में भेष बदलकर भीख मांगता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां 7 साल की बच्ची को अगवा करने वाले इमरान को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। 7 वर्ष की बच्ची से अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोपी था इमरान खान, जिसको आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान को 26 दिन में न्यायालय ने सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया इमरान पर। पुलिस की अच्छी पैरवी के चलते 26 दिन में कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं इमरान जनपद बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई। ये पूरा मामला अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां 7 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 साल की बच्ची से अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोप वाले इमरान खान आरोपी को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आपको बता दें कि 26 दिन के अंदर न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1,05,000 रुपए का आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं इमरान खान आपको बता दें कि भेष बदल कर भीख मांगता था। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता माजिद जुड़ चुके हैं। माजिद, 7 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को 7 साल की माफ कीजिएगा उम्र कैद की सजा हो गई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 साल की बच्ची को अपहरण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। वहीं इमरान खान को 26 दिनों के अंदर न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया था। आरोपी इमरान बुलंदशहर का रहने वाला है। ये पूरी घटना 26 दिन पहले की है, जहां पुलिस ने अच्छी पैरवी की और 26 दिन के अंदर ही कोर्ट ने उम्र कैद की सजा आरोपी को सुना दी है। और साथ ही कोर्ट ने 1,05,000 रुपए का आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी इमरान खान को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हथकड़ी सहित इमरान फरार भी हो गया था, जिसके बाद अब इमरान को पकड़कर उम्र कैद की सजा आज कोर्ट ने सुना दी है। इमरान खान गांव में भेष बदलकर भीख मांगता था और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरोहा से माजिद जुड़ चुके हैं। माजिद, आज 7 साल की बच्ची को अगवा करने वाले इमरान को उम्र कैद की सजा हो गई। 26 दिन के अंदर ये फैसला आया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रागनी, मैं बता दूं, ये अमरोहा जनपद का पहला ऐसा मामला है जहां पुलिस की बढ़िया पैरवी के चलते 26 दिन में न्यायालय ने मासूम के साथ छेड़छाड़ और अपहरण करने के आरोपी को सजा सुनाई है। उसे उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दूं, जब पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा था तो मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा था, उसके बाद वो पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया था हॉस्पिटल से। और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय में उसकी बहुत मजबूती से पैरवी की और पैरवी के दौरान 26 दिन में न्यायालय से उसको सजा दिला दी। बता दूं कि ये पूरा मामला जो है, ये इमरान जो है, ये अपने नाम बदलकर लोगों को गांव में रहता था और वहां पर जो भीख मांगता था, और भीख मांगने के दौरान वहां बच्चे को अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद बच्चे के साथ छेड़छाड़ की। और इस पूरे मामले का जो है, अमरोहा पुलिस ने बड़ी प्रमुखता से इस मामले को देखा और न्यायालय में बिल्कुल मजबूती से पैरवी की और न्यायालय ने इस पूरे मामले को 1 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई आरोपी को। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद माजिद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे थे, जहां 7 साल की बच्ची को अगवा करने वाले इमरान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उम्र कैद के साथ साथ 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।